रोटी पर जीएसटी हो गई, सरल भाषा में अगर कहें। दूध, दही, गुड़, गेहूं, आटा, चावल, ज्वार, बाजरा, कोदो, मड़ई, सब पर। ये बात भारत के आम आदमी को समझ नहीं आएगी कि भाई इसकी जरूरत क्या थी। आपको क्या लगता है इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, पहले मैं अमिताभ जरूरत की बात कर देता हूं, आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब देता हूं। पहले मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। तो ये जो जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग हुई थी, इसमें 2 लक्ष्यों को लेके इन्होंने फेरबदल किया रेट्स में। पहला लक्ष्य था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक करने का। आप TV9 डिजिटल के जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं बताता हूँ, जब आपको सप्लायर या मैन्युफैक्चरर सामान बेचता है, उसकी लागत के सामान पर जीएसटी ज्यादा होता है, पर जिस सामान को वो सप्लाई बना के करता है उस पर जीएसटी कम होता है। तो उससे क्या होता है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इकट्ठा होता जाता है। उसको ठीक करने के लिए ये पहला उद्देश्य था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। दूसरा उद्देश्य था अमिताभ, जिसमें कि ये वाली बात आ जाती है, वो था कि बहुत सारे जो कंपनीज और ब्रांड्स हैं, वो क्या करते थे कि खुला सामान या पैकेट में पैक करके उस पर अपना ब्रांड नेम नहीं लिखते थे, उस पर सफेद रंग की एक पर्ची लगा देते थे, उस पर्ची पे सिर्फ वजन लिख देते थे, और दुकानदार भी बकायदा पूरा फायदा उठाते थे। वो बताते थे ग्राहक को, लीजिए साहब, आपको ब्रांडेड चाहिए तो ये रेट है, अनब्रांडेड उसी कंपनी का चाहिए तो ये रेट है। तो टैक्स की इवेजन की जा रही थी। परंतु सवाल ये होता है, परंतु बहुत जरूरी है, आपने टैक्स की इवेजन को रोका, बहुत अच्छी बात है, आपने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक किया, बहुत अच्छी बात है, परंतु 2 गलतियां हो गई इसमें। पहली गलती यह हो गई कि इस समय जब महंगाई की दर 7% से ऊपर है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, निरंतर बनी हुई है, आरबीआई उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, देश की सरकारें उसको नियंत्रण नहीं, सरकारें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्य सरकार भी इसमें इंक्लूडेड है, वो उसको नियंत्रण में नहीं ला पा रही है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आपको यह काम करना ही था तो जीएसटी को आए हुए 5 साल हो चुके हैं अमिताभ, 1 जुलाई 2022 को 5 साल पूरे हो गए। अगर आपने ये करेक्शन करनी है और आपके संज्ञान में ये टैक्स इवेजन आया, तो आप इन्फ्लेशन की दर को नीचे आ जाने देते। पहले आप जब वो 4-5, ठीक है कोहली साहब, ठीक है, मैं दोबारा में आऊंगा आपके पास, एक बार बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं, आता हूं आपके पास दोबारा से। मुझे बात पूरी करने दीजिए अमिताभ, बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए जी। तो उसमें जो उसका समय है, जो टाइमिंग है, वो मुझे लग रहा है 2-3 मीटिंग्स अभी वेट कर सकता था, क्योंकि इस समय पहले ही बढ़ी हुई दर है। तो ये समय बिल्कुल गलत रहा, जब पहले बाकी सामान पहले ही प्रेशर में। अब आप जी अब आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाइए। ठीक। शैलेंद्र दुबे जी, गेहूं पर, चावल पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, छाछ पर, मछली पर जीएसटी, जब जीएसटी लागू की थी भारत ने, तो इस बात को रिट्रेट किया गया था कि नहीं किया गया था कि खाने पीने की वस्तुएं टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगी? आज उसके लिए ये ज्ञान दिया जाए अगर कि नहीं ये टैक्स की चोरी हो रही थी, यहां चोरी हो रही थी, वहां चोरी, अरे गुड़ में ही चोरी हो रही है, बाजरा में चोरी हो रही है, दुनिया भर का घुड़सवारी पर ये घुड़दौड़ जो होती है, इसमें 28% तो नहीं कर दिया आपने? ये भी था एजेंडे में। ऑनलाइन गेमिंग, इस पर 28% क्यों नहीं किया? शैलेंद्र जी अमिताभ जी, देखिए जो विषय है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मैं इसके 2 पहलू जो है सबके सामने रखने का प्रयास करता हूं। अगर मैं आम उपभोक्ता के तौर पर देखने का प्रयास करूं तो जाहिर सी बात है, उसका बोझ हम सब पर जो है पड़ेगा। ठीक है, जिसकी आर्थिक आमदनी थोड़ी ज्यादा है उसको कम महसूस होगा, और जिसकी आमदनी कम है तो उसको ज्यादा बोझ महसूस होगा। लेकिन मेरा जो अपना आकलन है कि सरकार की जो सोच है, इसमें बड़ी दूरगामी सोच मुझे दिखाई देती है। हो सकता है अभी के तौर पे बहुत से लोग इससे असहमत होंगे। वो क्या है कि जिस तरह से एक आम धारणा बनी हुई है, मैं बाइंग टेंडेंसी की बात करता हूं, एक आम उपभोक्ता के मन में एक धारणा होती है कि जो पैकेज्ड फूड है या जो लेबल्ड फूड है,
उसकी क्वालिटी जो है वनस्पति जो खुला है उसके तुलना में अच्छी होती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर जो है ये टैक्स इंप्लीमेंट होता है तो इससे जो कि तमाम जो समय से आजादी के बाद से हमारी जो इकोनॉमी मूलतः एग्री बेस्ड इकोनॉमी, जिसका हमें शुरू से जो है तमाम लिटरेचर में जिसका जिक्र किया गया कि हिंदुस्तान जो है 70% के आसपास आबादी कृषि आधारित जो है आबादी क्षेत्र है, लेकिन विडंबना यह है कि जो जीएसटी का कंपोजिशन है उसमें एग्रीकल्चर का जो कंपोजिशन में जो भागीदारी है वो इवन इट इज नॉट 20%, 16-17% है। इतना बड़ा क्षेत्र है और जिसका जीएसटी में जो कंपोजिशन है वो 16-17% का है। तो ये जो बहुत बड़ा जो गैप है वो कहीं ना कहीं इसमें समय लगेगा। अभी फौरी तौर पे हमें ये सबको लगेगा कि नहीं जो हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा, मार पड़ेगी, लेकिन मेरा ये विश्लेषण कहता है कि हो सकता है कि आने वाले 3 साल में, 4 साल में अगर सारी सरकारें, सारा तंत्र अगर इसमें जो है समझदारी के साथ प्रयास करता है तो मैं ये मानता हूं कि इसके अच्छे परिणाम आपको दिखाई देंगे। शैलेंद्र बाबू, मुश्किल ये है कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। दूरदृष्टि तो तब होगी जब हम दूर तक पहुंचेंगे। बता दो कौन सा ऐसा आदमी है जो मटके वाला दही ले रहा है, और कौन साइकिल पे रख के मटका सिर पे रख के साइकिल पे रख के बेचने आ रहा दही। मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, क्या उनका दूध और दही नहीं बिक रहा भारत भर में? गरीब आदमी आधा किलो दही दूध लेके चाय में ब्रेड डुबो खा ले, उसके में भी मुश्किल पैदा कर दो और कहो भविष्य का मामला है ये। अरे आज जीवन धारण करना तो पहली जरूरत है ना मित्र, भविष्य तो बाद की। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था पेट सबका है, बाकी सब चीजें वैकल्पिक हो सकती हैं, खाना और पीना ये वैकल्पिक नहीं। मोहम्मद तकी साहब, एक बात समझ में नहीं आई, जीएसटी काउंसिल में हर राज्य का प्रतिनिधित्व है, ठीक, हर राजनीतिक विचारधारा की सरकारें हैं भारत में, क्या बाहर सब राजनीतिक दल एकदम क्रांतिकारी हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई कि जब 47वीं बैठक हो रही थी जीएसटी काउंसिल की तो उसमें किसी ने ललकारा हो प्रस्ताव आने पर और बाहर आके अपना विरोध जताया हो देश को कि ना हमको मंजूर नहीं, हम अंदर ये बोल के आए हैं। किसी ने लिखित में अपना विरोध दिया हो कि ये काम मत करो। अब सब ट्वीट कर रहे हो कि जी बहुत ही गलत काम कर दिया सरकार ने। तकी साहब देखिए अमिताभ जी, जिस तरह से सरकार बिहेव कर रही है और पिछले 7-8 सालों से लगातार काम कर रही है, वो एक तरफ कहती है कि विपक्ष विहीन सरकार की तैयारी करिए और विपक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो आपको लगता है कि विपक्ष जो आवाज उठाएगी सरकार उसकी बात को सुनेगी? अरे भाई वहां कोई अंताक्षरी नहीं हो रही, जीएसटी काउंसिल में कोई नारे नहीं लगते हैं, जीएसटी काउंसिल में नारे नहीं लगते भैया, आप तो गजबे कर रहे हो यार। सरकार ने जो आप समझ नहीं पाए, विषय नहीं समझ पाए ना। वो कोई इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम में तू में सेशन नहीं होता है, वहां तो लिखाई पढ़ी वाले आदमी आते हैं सरकार से, वहां कोई नारेबाजी थोड़ी ना होती है। क्या मनीष सिसोदिया ने इसका विरोध किया? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। क्या अशोक गहलोत ने विरोध किया? आपकी आवाज मुझे बहुत रुक रुक के आ रही है, पूरी आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी मुझे, लेकिन मैं जहां तक सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने हमेशा महंगाई के आवाज खिलाफ उठाई। हमारा पूरी मुहिम जो है वो महंगाई के खिलाफ रहा है। हम पेट्रोल को सस्ता करने की बात करते रहे हैं। भाई आप समझ नहीं पाए, माफ करिए, आप पहले समझ लो, पहले बात समझ लो। आम आदमी पार्टी का कार्यालय अलग विषय है, मैं पूछ रहा हूं मनीष सिसोदिया जीएसटी काउंसिल की बैठक में जाते हैं, उन्होंने अपना विरोध पत्र सौंपा तो प्रमाण दे देश को। पार्टी क्या कह रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी जरूरत नहीं मुझे जानने की। जहां मनीष सिसोदिया को बोल सकते थे वहां उन्होंने क्या बोला हम ये जानना चाहते हैं। मोहम्मद तकी साहब देखिए अमिताभ जी, जब कोविड की मीटिंग हो रही थी, आपको याद होगा हमारे कोविड नहीं, अरे भाई फिर अब मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं जापान की बात पूछ रहा हूं, आप हांगकांग का जवाब दे रहे हो। मनुष्य राज्य कोई बाहर आकर बोलेंगे तो विपक्ष सत्ता पक्ष वाले हंगामा चाहते हैं कि आप बाहर की अंदर की बातें बाहर लीक करते हैं, आप वेट नहीं करते। तो आम आदमी पार्टी तो हमेशा
महंगाई के खिलाफ रही है, हमारा स्थिति महंगाई के खिलाफ रहा है, हमने बिजली को महंगा किया, ये नहीं चलेगा। मैं आज इसलिए भी इन निर्णयों के विरोध में तो बात कही रहा हूं, और मैं ये भी बताऊंगा कि जिन जिन के हाथ में सरकार है वो अंदर जाके एक ही सुर में बोलते हैं। हमने चीजों को सस्ता किया है। ना मोहम्मद तकी अभी रुकना होगा, आप अभी बात को और समझिए और पार्टी के अंदर इसको डिस्कस करिए। ये फंदा कसेगा विपक्ष के गले में भी। अब ओंकार नाथ जी, आपकी आवाज मुझे बहुत ठीक है, दोबारा आएंगे अभी रुको थोड़ा, दोबारा आएंगे, तब तक शायद आवाज ठीक हो। ओंकार नाथ जी, मेरा प्रश्न वही, जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन सर्वदलीय प्रतिनिधित्व का है एक तरह से, हर राज्य सरकार उसमें पार्टी है, ठीक। ममता बनर्जी भी, अरविंद केजरीवाल भी, अशोक गहलोत भी, भूपेश बघेल भी। क्या गैर भाजपा शासित राज्यों ने इन प्रस्तावों के विरुद्ध अपनी टिप्पणियां दी, अपना मत दिया, या केवल ये सोचा कि जब हो जाएगा तो ट्विटर पर लड़ाई लड़ेंगे? ओंकार जी, नहीं, राजस्थान सरकार ने विरोध किया था, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी विरोध किया था, और उसका आपको उदाहरण दे रहा कि राजस्थान में आज पूरी तरह से बंदी है, सारी मंडियां बंद हैं, सारी आटा मिलें बंद है, सारी दाल मिलें बंद है, सारी चक्कियां बंद है, उसका पूरा प्रोटेस्ट है। फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर प्रताप सिंह का पूरा बयान आया हुआ है कि इन्होंने बहुत गलत किया है और इसको वापस लेना चाहिए।